प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के लोना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं BSTC 2022 के लिए मॉडल पेपर। सभी प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इस मॉडल पेपर के अंतर्गत से आपके BSTC 2022 के अंतर्गत जो पेपर होगा उसमें से बहुत प्रश्न सही होंगे, क्योंकि इसमें वो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें आज के हमारे मॉडल पेपर का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। पार्ट फर्स्ट है मानसिक योग्यता के 25 प्रश्न करेंगे। पार्ट सेकंड हिंदी के 20 प्रश्न करेंगे। पार्ट थर्ड शिक्षण अभिरुचि के 15 प्रश्न करेंगे और पार्ट फोर्थ सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न करेंगे। करने को तो हमने पूरा जो मॉडल पेपर है वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्लास छोटी हो, आपका ज़्यादा टाइम है वो ख़राब नहीं हो, बहुत आसानी से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा सके, इसके लिए हमने कम प्रश्न है वो रखे हैं। 25 प्रश्न मानसिक योग्यता के, 25 प्रश्न जो सामान्य ज्ञान है उसके, और हिंदी के 20 प्रश्न, शिक्षण अभिरुचि के 15 प्रश्न। तो चलिए फिर आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और पार्ट फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। मानसिक योग्यता का 25 प्रश्न होंगे। 1 नंबर प्रश्न है हमारा, और 1 नंबर प्रश्न है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए है। जैसे किसी गाय का बछड़ा होता है वैसे ही बकरी का वैसे ही मेमना होता है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि जैसे गाय का बछड़ा होता है वैसे ही किसी बकरी के लिए मेमना हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। यानी कि मछली जल में तैरती है तो चिड़िया है वो आकाश में उड़ती है। तो जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। मछली जल में तैरती है तो चिड़िया आकाश में उड़ती है। और अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार है वो किससे संबंधित है। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। जहाज कप्तान से संबंधित है वैसे ही जो अखबार है वो संपादक से संबंधित है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, मोची चमड़ा दर्जी। मोची है वो चमड़े का काम करता है तो दर्जी किसका काम करता है। बजाज का, कमीज़ का, धागा का, कपड़े का। तो दर्जी है वो कपड़े का काम करेगा। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, भेड़, मटन, हिरण। भेड़ का जो मांस है उसे मटन बोलते हैं, तो हिरण के मांस को क्या बोलते हैं। भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं, तो हिरण के मांस को वेनिजन बोलते हैं। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा कि भेड़ का मटन वैसे ही हिरण का मांस होगा वो वेनिजन होगा। और अगला प्रश्न है, पोशाक दर्जी बढ़ई। पोशाक दर्जी सिलता है, पोशाक है वो दर्जी सिलता है, तो बढ़ई क्या करता है। बढ़ई यानी कि जो लकड़ी का काम करने वाला, यानी तो वो हो जाएगा फर्नीचर। पोशाक जैसे दर्जी सिलता है वैसे बढ़ई है वो फर्नीचर का काम करता है। और अगला प्रश्न है, पुस्तक, सेल्फ, कपड़े। जिस प्रकार पुस्तक सेल्फ से संबंधित है उसी प्रकार कपड़े है वो कबर्ड, यानी कबर्ड में रखे जाते हैं। पुस्तक जो कपड़े हैं वो कबर्ड में रखे जाते हैं। पुस्तक है सेल्फ यानी अलमारी का जो होता है उसमें रखी जाती है। तो जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। पत्र, स्पीड पोस्ट, MMS या मनी ऑर्डर। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द का चयन करना है। तो इसमें से विषम शब्द है वो MMS है, क्योंकि जो पत्र हुआ, स्पीड पोस्ट हुआ, मनी ऑर्डर हुआ, ये तो एक यानी डाक के कार्य से संबंधित है तीनों। MMS है वो इनसे भिन्न हुआ। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच या वर्ग मीटर। तो हमारा वर्गमूल वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ये इनसे भिन्न है कैसे, जैसे वर्ग फीट, वर्ग इंच, वर्ग मीटर, ये क्या हुआ, ये किसी एरिया को मापने के हैं, यानी क्षेत्रफल को मापने की इकाई है। वर्ग फीट हुआ, वर्ग इंच हुआ, वर्ग मीटर हुआ। और वर्गमूल है वो किसी संख्या का रूट हुआ, ये हमारा इनसे अलग हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। नाक, होठ, गला, आँख। इसमें से जो विषम शब्द होगा वो हमारा गला होगा। नाक, होठ, आँख, गला, इसमें जो हमारा विषम शब्द है वो गला हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। महासागर, कुआं, टैंक, झील। महासागर, कुआं, टैंक, झील, इसमें से जो विषम शब्द है वो हमारा टैंक है।
तो जो सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द का चयन, यानी कि टैंक है वो महासागर, कुआं और झील से अलग है। और अगला प्रश्न है धन दुरुपयोग लेखन। धन का हम गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? दुरुपयोग। तो लेखन, लेखन के लिए क्या होगा? धन का दुरुपयोग होगा। वैसे ही लेखन, लेखन का साहित्यिक चोरी होगी। उसके अलावा लेखन का तो धोखा तो हो नहीं सकता, चोरी नहीं हो सकती, अशुद्धि भी नहीं हो सकती। यानी जिस प्रकार धन का हम दुरुपयोग करते हैं वैसे ही लेखन की चोरी है वो हो जाती है साहित्यिक चोरी। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है समाचार पत्र पाठक रोटी। जैसे समाचार पत्र है उसे पाठक पढ़ते हैं, पाठक पढ़ने वाले जो कि समाचार पत्र पढ़ते हैं। वैसे ही रोटी, रोटी किससे संबंधित होगी? रोटी तो उपभोक्ता यानी कि खाने वाले से संबंधित होगी। पात्र यानी समाचार पत्र है वो पाठक से संबंधित है, वैसे ही रोटी है वो उपभोक्ता से संबंधित होगी। और अगला प्रश्न है आशावादी, प्रसन्न, निराशावादी। आशावादी जो व्यक्ति है वो प्रसन्न रहता है, तो निराशावादी व्यक्ति है निराशावादी तो उदास रहेगा। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि आशावादी तो प्रसन्न रहता है और जो निराशावादी है अब वो हमारा उदास रहता है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ आर्गन, सोनाटा, कीबोर्ड। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक गिटार हुआ, माउथ आर्गन हुआ, सोनाटा हुआ, ये सभी वाद्य यंत्र की तरह काम करते हैं। ये ऑडियो सिस्टम वाले होते हैं, यानी कि इससे कुछ गाया जाता है या तो इसका ये इनका काम है ऑडियो का। और जो कीबोर्ड है वो है हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर, इनमें से जोड़ा जाता है। तो कीबोर्ड है वो हमारा टाइप करने का काम करता है, ये इनसे अलग हो जाएगा। और अगला प्रश्न है एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? यानी एक महिला जिसे हम एम से मान लेते हैं, एक महिला की ओर इशारा करते हुए साइमन को हम एस से मान लेते हैं। साइमन ने कहा कि वह मेरे पिता, साइमन के पिता को हम पी से मान लेते हैं कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, यानी मेरे पिता और मेरे पिता की एकमात्र बहन जिसे हम बी से मान लेते हैं बहन की पुत्री है, वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित हुई। यानी कि जो जिस औरत की ओर वह इशारा कर रहा है, जिस महिला की ओर इशारा कर रहा है साइमन, वह उसके पिता की बहन की पुत्री है। तो उसका संबंध हुआ वो क्या हुआ? उसका संबंध हुआ वो बहन का होगा, लेकिन फुफेरी बहन होगा, क्योंकि जो उसके पिता है उसके पिता की बहन की बेटी है उसकी क्या लगेगी? फुफेरी बहन लगेगी। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की? सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की? सबसे पहले क्या करना है, इसको डायग्राम बनाना है। इसके लिए सी माता है ए और बी, इन दोनों की माता कौन हुई? सी। यदि डी पति है बी का, डी है वो पति है बी का, ये पति है बी का, बी का पति कौन है? डी। तो सी और डी है वो आपस में क्या लगे? सी और डी का संबंध है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, ए और बी की माता कौन है? ए और बी की माता है वो सी है। अब बी का पति कौन है? बी का पति है डी। तो बी की माता डी के क्या लगेगी? बी का पति कौन है? डी। तो बी की माता जो सी, बी की माता सी है वो डी के लिए क्या लगेगी? तो वो सास लगेगी। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कैसे कि बी का पति कौन है? डी। अब बी की माँ कौन है? सी। तो ये इसके क्या लगेगी? ये इसके सास लगेगी। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न। इस प्रकार के हमें जो त्रिभुज दिए गए हैं ट्रायंगल रूप में, यहाँ पर हमें बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आएगा। जैसे यहाँ पर 5, 6, 4, 6, 7, 5, इसका 21 होता है, इसका 12 होता है। तो यहाँ पर है वो क्या आएगा। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको देखना यह है कि यहाँ पर जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है तो यहाँ पर 21 क्यों आया, यहाँ पर 12 क्यों आए, इसको सबसे पहले देखना है। तो यहाँ पर 12 कैसे आ सकते हैं? जैसे 6 और 5 है, 6 और 5 को गुणा किया आपस में तो कितने आए? 30 आया। और 30 को 4 से गुणा किया, 30 को 4 से गुणा किया तो हमारे पास 120 आया। और 120 में अगर हम 10 का भाग देंगे तो हमारे पास 12 आएगा। तो यहाँ पर है वो 12 आ जाएंगे। उसके बाद में हमने जो सेकंड वाला त्रिभुज है उसे देखना है। जैसे 6 और 7 है,
6 और 7 को हम गुणा करेंगे आपस में तो 42 आएगा। 42 को फिर 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 210 आएगा। 42 को 5 से गुणा करने पर हमारे पास 210 आएगा। 210 में 10 का अगर भाग लगाएंगे तो 21 आएगा, यानी सही हो रहा है। 6 को 5 से गुणा किया तो 30 और 30 को 7 से किया तो 210। उसके बाद में हमारे पास 3 नंबर ट्राइंगल है, उसी प्रकार यह होगा। तो इसमें है 4, 8 और 10। सबसे पहले 8 को गुणा किया 10 से कितना आया, 80 आया। 80 को 4 से गुणा किया तो कितना आया, 320 आया। और 320 में फिर हम 10 का भाग लगा देंगे तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। तो जो हमारे पास 32 वाला ऑप्शन है, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है, वो एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर खाली स्थान से गया, वहाँ पर 32 आएगा। 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा एकदम यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन ए की कौन होगी। यानी ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन ए की है वो कौन होगी, यह हमें बताना है। तो सबसे पहले ए और ए की माँ है। ए की माँ को हम मान लेते हैं एम से। हमें बताना यह है कि ए की माँ, ए की ये माँ है, की बहन के पुत्र, ए की माँ इसकी बहन को हम मान लेते हैं बी से। ए की माँ की बहन, अब इसका जो पुत्र हुआ उसके पुत्र को हम मान लेते हैं पी से मान लेते हैं। ए की माँ और उसकी बहन का जो पुत्र है उसे हम पी से मान लेते हैं। ए का क्या लगेगा, यानी कि सबसे पहले ए की माँ और उसके बाद में ए की माँ की बहन, यानी कि ए की क्या लगी, मौसी लगी। और मौसी का पुत्र उसे क्या लगेगा, मौसी का पुत्र उसे क्या लगेगा, मौसी का पुत्र है उसके लगेगा मौसेरी बहन। पुत्री बताना है हमें। ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन ए की कौन होगी, ये इसकी पुत्र है, उसकी बहन है, ए की कौन होगी यह हमें बताना है। तो इसके मौसेरी बहन है वो लग जाएगी। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है एकदम सही। 20 नंबर प्रश्न है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध है वो मुझसे क्या होगा। एक व्यक्ति है जिसे हम ए से मान लेते हैं, वह कहता है कि मेरी माँ, उसकी माँ को हम मान लेते हैं एम से। वह कहता है मेरी माँ की इकलौती पुत्री, उसके माँ की इकलौती पुत्री भी है, उसके माँ की एक इकलौती पुत्री है जिसे हम सी मान लेते हैं। इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध मुझसे क्या हुआ, ए वह कहता है मेरी माँ, अब उसकी माँ की इकलौती पुत्री, यानी कि ए और सी है वो आपस में क्या लगे, भाई बहन हुए। भाई हुआ, ए है वो सी का भाई हुआ। बताना यह है कि उसकी माँ है, उसकी इकलौती पुत्री का जो इकलौता पुत्र है वो मुझसे क्या संबंधित है, यानी कि ए का उससे क्या संबंध है। तो सी का जो इकलौता पुत्र हुआ वो डी मान लेते हैं। अब हमें बताना है ए और डी का संबंध है वो क्या हुआ। तो बहन का जो पुत्र है वो क्या लगेगा, बहन का जो पुत्र है वो उसके तो भांजा लगेगा। तो जो ए है वो डी के क्या लगेगा, ए डी के मामा लगेगा। तो जो हमारे पास मामा है वो ऑप्शन में है, तो जो बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 21 नंबर प्रश्न है हमारा, राम की आयु रमेश से 5 वर्ष ज़्यादा है, रमेश 5 वर्ष बाद 20 वर्ष का हो जाएगा। तो राम की जो आयु है, वर्तमान आयु है वो क्या है। जैसे राम की आयु है वो रमेश से 5 वर्ष ज़्यादा है, यानी कि राम है वो बड़ा है। राम कितने साल बड़ा है रमेश से, राम है वो रमेश से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि राम की आयु है वो रमेश से 5 वर्ष ज़्यादा है। अब रमेश है वो 5 साल बाद 20 वर्ष का हो जाएगा, 5 साल बाद तो 20 वर्ष का हो जाएगा। तो अब वर्तमान में उसकी आयु कितनी है, वर्तमान में रमेश की आयु है वो 15 साल है। तो हमें बताना है कि राम की जो वर्तमान आयु है वो क्या है। तो रमेश की वर्तमान आयु 15 साल है, तो राम की कितनी हो जाएगी, 5 जुड़ जाएगा। तो जो राम की आयु है वो 20 साल हो जाएगी। तो जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि राम की जो वर्तमान आयु है वो 20 साल है। और अगला प्रश्न है, विषाणु चेचक जीवाणु, जैसे विषाणु से चेचक रोग होता है, विषाणुओं के फैलने से चेचक रोग होता है, वैसे ही जीवाणुओं के फैलने से, जीवाणुओं से कौन सा रोग होता है। जीवाणु से निद्रा रोग, मलेरिया, टाइफाइड, छोटी माता, ये तो नहीं होता। तो जीवाणु के फैलने से मलेरिया है वो होता है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, घर, रसोई, पौधा, जैसे घर में रसोई होती है, जैसे घर में रसोई काम आती है, वैसे ही पौधे में रसोई की जगह क्या काम आएगा। घर में जैसे रसोई काम आती है वैसे ही पौधे में रसोई की जगह काम है वो जड़ आएगा, क्योंकि घर में हम खाना पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, रसोई का। वैसे ही पौधे को खाना देने के लिए, उनसे पानी, पोषक तत्व है वो देने के लिए जड़ है वो उपयोग में ली जाती है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, यदि विगत वर्षों से 1 दिन पहले का दिन है और वो शनिवार से 3 दिन आगे वाला दिन हो
तो आज है वो कौन सा दिन होगा। यदि विगत परसों, यानी कि सबसे पहले हमें आज है वो बना लेना है। यदि विगत परसों ये कल हुआ और ये परसों, विगत परसों से एक दिन पहले यानी कि परसों से पहले का दिन है वो शनिवार था। ये दिन था वो शनिवार था। शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन है वो कौन सा हुआ। यदि विगत परसों से एक दिन पहले, ये हमारा परसों हुआ और उससे एक दिन पहले यानी शनिवार हुआ। विगत परसों से एक दिन पहले का दिन है वो शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो। शनिवार नहीं है बल्कि शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो। शनिवार से 3 दिन आगे कौन सा दिन आएगा। शनिवार से 3 दिन आगे आएगा रविवार आएगा, सोमवार आएगा, मंगलवार आएगा। यानी कि शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो, तीसरा दिन हो। शनिवार से आगे आने वाला जो तीसरा दिन है वो हो। तीसरा दिन कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा। यानी कि जो परसों से पहले वाला दिन है वो मंगल है, तो हम यहाँ पर मंगल है वो लिख देते हैं। अब हमें बताना है तो आज है वो कौन सा दिन होगा। अब परसों से पहले आने वाला दिन है वो मंगलवार है, तो परसों कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। जो कल कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार होगा। तो आज है वो शुक्रवार होगा। तो जो हमारा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि आज है वो कौन सा वार होगा, शुक्रवार। हमें शनिवार, परसों से पहले वाला जो दिन है वो शनिवार नहीं दिया गया, बल्कि शनिवार की जगह दिया गया है कि शनिवार से आगे आने वाला जो तीसरा दिन है वो है। तो अब मंगलवार हुआ, शनिवार से आगे आने वाला तीसरा दिन। अब हमें बताना है कि जो आज है वो कौन सा वार है, आज है वो शुक्रवार है। और अगला प्रश्न, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन है वो क्या होगा। सबसे पहले ये हमारा आज है और ये कल और ये परसों, यानी परसों शुक्रवार था, परसों है वो शुक्रवार था। तो आगामी परसों के बाद ये हमारा आज है और आगामी कल, आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, ये हमारा आगामी परसों हुआ और उसके बाद तीसरा दिन, पहला, दूसरा और ये है हमारा तीसरा दिन। इस तीसरे दिन है वो कौन सा वार होगा, यह हमें बताना है कि परसों शुक्रवार था, आज से पहले 2 दिन पहले शुक्रवार था, परसों शुक्रवार था। तो आगामी जो परसों है, आगामी परसों ये हुआ हमारा के तीसरा दिन है वो कौन सा वार होगा। तो ये हमारा शुक्र, उसके बाद में शनिवार, उसके बाद में रविवार और आज हमारा रविवार है। उसके बाद में जो अगला दिन है, आगामी दिन सोमवार होगा और जो परसों है, आगामी परसों है वो मंगलवार हो जाएगा। उसके बाद में बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी कि वापिस है वो शुक्रवार ही होगा। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, शुक्रवार। हिंदी 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न। अभी तक हमने 1 से लेकर 25 तक के जो प्रश्न है वो रीजनिंग के किए, मानसिक योग्यता के किए। अभी हम करने वाले हैं 1 से लेकर 20 तक के जो प्रश्न है वो हिंदी के करने वाले हैं BSTC 2022 के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है हमारा, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, ये हमारा जो से है ये किस कारक की विभक्ति है, अधिकरण की, संप्रदान की, करण की या अपादान की। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, से जो हमारी विभक्ति है वो करण कारक की विभक्ति है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि कर्ता ने क्रम को करण से कारक की विभक्ति है। और अगला प्रश्न है, माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। माँ ने बच्चे को सुलाया, को जो हमारे यहाँ पर कारक आया है वो कौन से कारक की विभक्ति है। माँ ने बच्चे को सुलाया, इसमें जो हमारी विभक्ति है वो है क्रम कारक, यानी कर्ता ने क्रम को, माँ ने बच्चे को सुलाया। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है वो क्या होगा। अध्यापिका, अध्यापकी, अध्यापका या फिर अध्यापिकी। अध्यापक शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वो होगा अध्यापिका। तो जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है वो क्या होगा, अध्यापिका। और अगला प्रश्न है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है वो क्या होगा। नायिका, नायकी, नायिका या फिर नायका। वैसे यहाँ पर नायिका और नायिका 2 शब्द दिए गए, लेकिन इसमें से जो शुद्ध शब्द है वो हमें चयन करना है। तो नायक शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वो होगा नायिका। ये हमारा जो सी वाला ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है वो है नायिका। और अगला प्रश्न है, ऊ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है। ऊ का आप एक बार उच्चारण करिए, इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तालु है, ओष्ठ है, कंठ है या दंत तालु है। तो ऊ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो है हमारा ओष्ठ है। तो जो बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान है वो क्या है, ओष्ठ है। और अगला प्रश्न है, समुच्चय
का सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा। समुच्चय जो हमारा शब्द है उसका सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा। समुच्चय शब्द का अगर हम सही संधि विच्छेद करेंगे तब वो होगा सम प्लस ऊंचे, सम प्लस ऊंचे। तो जो हमारा सम प्लस ऊंचे वाला यानी कि सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा। सूर्योदय हमारा शब्द है उसका जो सही संधि विच्छेद है वो होगा हमारा सूर्य प्लस उदय, यानी कि सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। सूर्य शब्द का सही संधि विच्छेद है वो होगा सूर्य प्लस उदय। और अगला प्रश्न है अगर मगर करना का अर्थ है कपट करना, बहाने बनाना, इधर की बातें उधर करना या व्यर्थ समय गंवाना। अगर मगर करना का जो सही अर्थ होगा हिंदी में, अगर मगर करना का जो सही अर्थ है वो है बहाने बनाना। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा, अगर मगर करना यानी कि बहाने बनाना। और अगला प्रश्न है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है वो क्या है। दया प्लस आनंद, दयानंद में प्रयुक्त संधि का जो नाम है वो कौन सी संधि है। दयानंद, दयानंद में जो संधि है वो दीर्घ संधि है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि दया प्लस आनंद, आ और आ का मेल है वो हो रहा है तो इसमें दीर्घ संधि है वो है। और अगला प्रश्न है उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। उत प्लस हार के योग से जो हमारा शब्द बनेगा वो बनेगा उद्धार शब्द। उद्धार शब्द है वो बनेगा। उत प्लस हार के योग से जो शब्द बनेगा वो उद्धार शब्द है वो बनेगा। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। उत प्लस हार के योग से बनने वाला जो शब्द है वो उद्धार है। और अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है वो कितनी होती है। 8, 9, 11 या इनमें से कोई नहीं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है वो 11 होती है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ए, आ, ई, उ ये हमारे 11 स्वरण है वो हिंदी में होते हैं। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए क्या वाक्यांश होगा। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए होगा अभूतपूर्व। अभूतपूर्व यानी कि जो पहले कभी हुआ ही न हो, अभूतपूर्व के लिए हो जाएगा। और अगला प्रश्न है जो कहा न जा सके के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो क्या है। जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके इसके लिए हो जाएगा अकथनीय। तो जो हमारा एक नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि जो कहा न जा सके लिए, जो कहा न जा सके के लिए जो हमारा एक वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा वो है अकथनीय। और अगला प्रश्न है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, दावानल जो कि जंगल में लगने वाली आग है। और अगला प्रश्न है ज्येष्ठ का विलोम शब्द है वो क्या है। ज्येष्ठ जो हमारा शब्द है इसका विलोम शब्द क्या है। पूर्व, अगज, कनिष्ठ या भूत। ज्येष्ठ शब्द का विलोम शब्द है वो कनिष्ठ है। कनिष्ठ है जो कि ज्येष्ठ शब्द का विलोम शब्द है। और अगला प्रश्न है गमन का विलोम शब्द है वो क्या है। गमन, इसका विलोम शब्द हमें बताना है चढ़ना, जाना, उतरना, आगमन। गमन शब्द का जो विलोम शब्द है वो है आगमन। आगमन जो कि गमन शब्द का विलोम शब्द है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है वो क्या है। रत्नगर्भा, सुवर्णमयी, वसुमती, हिरण्यगर्भा। पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है रत्नगर्भा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है उसमें से पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है रत्नगर्भा। और अगला प्रश्न है भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। भाषा शब्द है यह संस्कृत के कौन सी धातु से बना है। भाष्य से, भाष्य, भाष्य या भाष्य। भाषा जो शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है। संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द है वो बना है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि संस्कृत के भाष धातु से जो हमारा भाषा शब्द है वो बना है। और अगला प्रश्न है तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तरुण शब्द है इसका विपरीतार्थक शब्द है वो कौन सा है। तरुण शब्द का विपरीतार्थक जो शब्द है वो है हमारा वृद्ध। वृद्ध जो कि तरुण का विपरीतार्थक शब्द है। और अगला प्रश्न है महात्मा में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास, क्रमधारय समास। महात्मा शब्द में कौन सा समास है। महात्मा शब्द में जो हमारा समास है महान है जो आत्मा, क्रमधारय समास। महान है जो आत्मा, तो इसमें जो हमारा समास हो जाएगा वो क्रमधारय समास है वो हो जाएगा। शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि के 1 से लेकर 15 तक के प्रश्न है वो होंगे। 1 से लेकर 15 तक के प्रश्न है वो शिक्षण अभिरुचि के होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न है कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न
किया जा सकता है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, या ये सभी। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा है वो किया जा सकता है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना, या कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण कराना, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, या इनमें से कोई नहीं। एक अध्यापक को निम्न में से किससे अधिक महत्व है वो देना चाहिए? एक अध्यापक को सबसे अधिक महत्व है वो कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण कराना है, इस बात पर देना चाहिए। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है अब वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अच्छा शिक्षण कार्य का प्रकार है। अच्छा शिक्षण कार्य का जो प्रकार है वह है प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, या इनमें से कोई नहीं। अच्छे शिक्षण का जो प्रकार है, अच्छे शिक्षण का प्रकार है वो है हमारा, अच्छे शिक्षण का जो प्रकार है वो है शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी रखना और निष्ठा का भाव है, यही एक अच्छे शिक्षण का प्रकार है। तो जो हमारा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि अच्छे शिक्षण का कार्य है वो क्या है? शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी का और निष्ठा का। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, या ये सभी। निम्न में से कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं? शिक्षक जन्मजात होते हैं, यह कथन है हमारा गलत है। तो जो बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, यह कथन है वो सत्य नहीं है। बाकी शिक्षण है, पढ़ाना है, वो एक कला है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। और अगला प्रश्न है, शिक्षा परम धर्म है क्योंकि शिक्षा परमो धर्म है। शिक्षा है वो परम धर्म है क्योंकि इससे कोई चुरा नहीं सकता, इसलिए इसे कोई छीन नहीं सकता, इसलिए इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही यह बढ़ेगा, या ये सभी। शिक्षा है वो परम धर्म है क्योंकि शिक्षा परम धर्म इसलिए है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई छीन नहीं सकता किसी से, या फिर इसे जितना बांटा जाएगा यह उतनी ही अधिक विकसित होगी, उतना ही बढ़ेगा। ज्ञान है वो जितना हम बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। तो जो हमारे पास डी नंबर वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? एक शिक्षक है उसका निजी जीवन है वो कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, चाहे जैसा हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, या स्कूल के मानक के अनुसार होना चाहिए। एक शिक्षक का जो निजी जीवन है वो अपनी पद की गरिमा के अनुसार अनुरूप है वो होना चाहिए। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। एक शिक्षक का जो निजी जीवन है वो अपनी पद की गरिमा के अनुरूप है होना चाहिए। और 7 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो, जो समृद्ध हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य वो हो। तो जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है भाग्य का अनुकूल होना, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना, अवसर प्राप्त करने की क्षमता का होना, ये सभी। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक है वो है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को उसी के अनुरूप ढाल लेना और परिश्रम से न भागना। यही जीवन में सफलता प्राप्त करने का है वो हमारे पास साधन है जिससे हम सफलता वो प्राप्त कर सकते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में हम न घबराएं और जो हम परिश्रम है उससे न भागें। और अगला प्रश्न है, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे, या ये सभी। एक अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो शिक्षक बन जाए और समर्पण के साथ छात्रों के लिए हित के लिए सदैव तत्पर रहे, अनैतिकता से शांतिपूर्ण विरोध करें और अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे। ये सभी यानी ये सभी गुण जिस छात्र के अंतर्गत होंगे उसी को एक जो अध्यापक है उस पर है वो गर्व कर सकता है अध्यापक बनने के बाद में। तो जो हमारे यहाँ पर डी नंबर वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है
जीवन मूल्यों में गिरावट से, अभिभावकों की उदासीनता से, अपने प्रधानाचार्य से या अपने छात्र छात्राओं से। एक अध्यापक है उससे सबसे अधिक जो परेशानी है वो महसूस होती है। अध्यापक जो सबसे अधिक परेशानी है वो महसूस होती है वो जीवन मूल्यों में, जीवन के जो मूल्य है उसमें गिरावटों से होती है। तो जो हमारे यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, जीवन मूल्यों में गिरावट से होती है। और अगला प्रश्न है, एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता है कि, एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता है कि, डॉक्टर तथा अध्यापक में समानता है वो क्या है? डॉक्टर तथा अध्यापक में समानता यही है कि दोनों ही समाज सेवी होते हैं। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि दोनों ही समाज सेवी है वो होते हैं। और अगला प्रश्न है, उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो छात्रों में अति लोकप्रिय हो, बहुत विद्वान हो, अच्छे परीक्षा फल देने को महत्व देता हो या अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान है वो मिलना चाहिए जो अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा के साथ है वो करता हो। और अगला प्रश्न है, आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी हो रही है, इसका कारण है वो क्या है? अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी हो रही है, इसका जो कारण है वो है अध्यापकों की उदासीनता, अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता, या फिर अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी, छात्रों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ होना। आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच जो अच्छे संबंध की कमी का कारण है वो है अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता और अध्यापकों की लगन व लगाव में दोनों ही कमी। यानी तो जो हमारा ए और बी वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण है वो क्या है? भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना, अवैज्ञानिक मान्यताएं, भौतिकवादी दृष्टि या समय के पीछे भागना। भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का जो मुख्य कारण है वो है अध्यापकों का अपना जो दायित्व है वो न निभाना। और अगला प्रश्न है, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा है वो क्यों आवश्यक है? छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए आवश्यक है, या फिर पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए आवश्यक है, या फिर पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए आवश्यक है? स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि छात्रों में पर्यावरण चेतना है वो उत्पन्न हो, छात्रों में पर्यावरण चेतना है वो जगाने के लिए स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा है वो आवश्यक है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। सामान्य ज्ञान, अभी तक मॉडल पेपर के हमने रीजनिंग के किए 25 प्रश्न, उसके बाद में हिंदी के प्रश्न किए, हिंदी के हमने 20 प्रश्न किए, और उसके बाद में शिक्षण अभिरुचि के 15 प्रश्न किए। अभी हम करने वाले हैं 1 से लेकर 25 तक के, यानी कि जो कुल 25 प्रश्न है वो सामान्य ज्ञान के करने वाले हैं अभी। तो हमारा सामान्य ज्ञान का प्रश्न है 1 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है वो किस नदी पर है? माही नदी पर, सोम नदी पर, चंबल पर, या लूनी नदी पर? राजस्थान में जो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है वो चंबल पर है। और अजमेर ज़िले में बहने वाली नदी है वो कौन सी है? अजमेर ज़िले में जो बहने वाली नदी है अब वो है हमारी बनास नदी, जो कि अजमेर ज़िले में बहती है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? सांभर, लूणकरणसर, पचपदरा, या डीडवाना? राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो सांभर झील है, जो कि जयपुर में स्थित है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में कनक सागर बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है? कनक सागर बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है? कनक सागर बांध है वो राजस्थान में मेंज जो हमारी नदी है उस पर स्थित है। कनक सागर बांध है किस नदी पर स्थित है? मेंज नदी पर। और अगला प्रश्न है, माउटा नामक झील है वो कहाँ पर स्थित है? माउटा नामक झील है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, बंदबारेठ में, अलवर में, आमेर में? माउटा नामक जो झील है वो आमेर में स्थित है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि माउटा नामक झील है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? आमेर में। और अगला प्रश्न है, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? कोटा में, पाली में, अजमेर में, या धौलपुर में? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हमारा कोटा ज़िले में स्थित है। कोटा ज़िले में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो स्थित है। तो जो ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य है वो कौन से ज़िले में है?
बीकानेर में, बूंदी में, जयपुर में, भीलवाड़ा में। नाहरगढ़ अभयारण्य है वो हमारा जयपुर ज़िले में है, तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि नाहरगढ़ अभयारण्य है वो कौन से ज़िले में है, जयपुर ज़िले में। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में सोने की खोज का कार्य है वो किस ज़िले में प्रगति पर है। राजस्थान राज्य में सोने की खोज का कार्य है वो कौन से ज़िले में प्रगति पर है, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, झालावाड़ में या कोटा में। सोने की खोज का जो कार्य है वो राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में प्रगति पर है, तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, गोटारू व मणिहारिक का संबंध किससे है, पन्ना से, प्राकृतिक गैस से, तांबा से या तांबा से। गोटारू व मणिहारिक का जो संबंध है वो किससे है, गोटारू व मणिहारिक का संबंध है वो प्राकृतिक गैस से है, तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। गोटारू व मणिहारिक का जो संबंध है वो प्राकृतिक गैस से है। और 10 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य का तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। राजस्थान राज्य का तांबा उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है, पहला, चौथा, तीसरा या दूसरा। राजस्थान का तांबा उत्पादन में भारत में जो स्थान है वो दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है राजस्थान का तांबा उत्पादन में भारत में, तो जो हमारा 2 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है। राजस्थान राज्य के सबसे निकट है वो कौन सा बंदरगाह है, चेन्नई, पारादीप, कांडला या मुंबई। राजस्थान के निकट सबसे जो निकट बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह है, तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान का वह शहर जो कि सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, जोधपुर, नागौर या फिर चित्तौड़गढ़ या जयपुर। वह शहर जो कि सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान का, वह हमारा चित्तौड़गढ़ है, तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक जिला चित्तौड़गढ़। और अगला प्रश्न है, तारागढ़ का निर्माण है वो किसने करवाया। रावदेव हाड़ा ने, आनाजी ने, राणा कुंभा ने, पृथ्वीराज ने। तारागढ़ दुर्ग है, तारागढ़ का जो निर्माण है वो रावदेव हाड़ा ने करवाया, तो जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। तारागढ़ का निर्माण रावदेव हाड़ा। और अगला प्रश्न है, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था, सत्यपुर, आमेर, माड़ या मेद। जैसलमेर का प्राचीन नाम है वो मांड था, तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, उदयपुर स्थित कुंभलगढ़ का किला है वो किसने बनवाया। राणा उदय ने, राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने। उदयपुर स्थित कुंभलगढ़ का जो किला है वो किसने बनवाया। उदयपुर में स्थित जो कुंभलगढ़ का किला है वो राणा कुंभा ने बनवाया, तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक भेड़ पाले जाते हैं। भेड़ हैं वो राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिले में पाली जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ है वो जोधपुर जिले में पाली जाती है, तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ का पालन है वो जोधपुर जिले में किया जाता है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है। बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर या डूंगरपुर। राजस्थान राज्य में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र है वो हमारा जयपुर है, तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है, जयपुर। और अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। घूमर, प्रियतम प्रदेश गया, केसरिया बालम या उपरोक्त सभी। राजस्थान राज्य का जो गीत है, राज्य गीत है वो है केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश, तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश, ये राजस्थान राज्य का राज्य गीत है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोक संत पीपा के बचपन का नाम है वो क्या था। पीपानंद, उदय सिंह, प्रताप सिंह या इनमें से कोई नहीं। राजस्थान के लोक संत पीपा थे, उनके बचपन का जो नाम था वो प्रताप सिंह था, तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। लोक संत पीपा के बचपन का नाम प्रताप सिंह है। और 20 नंबर प्रश्न है, बिसलदेव रासो की रचना किसने की। चंद्रवरदाय ने, सारंगदेव ने, नरपति नालय ने या इनमें से कोई नहीं। बिसलदेव रासो की रचना है वो किसने की। बिसलदेव रासो की जो रचना है वो नरपति नालय ने की, तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। बिसलदेव रासो जिसकी रचना है वो नरपति नालय ने की। और अगला प्रश्न है,
निम्न में से राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला है वो लगता है? दशहरा मेला है वो राजस्थान के कौन से ज़िले में लगता है? जयपुर में, बूंदी में, झालावाड़ में या कोटा में? दशहरा मेला है वो राजस्थान के कोटा ज़िले में लगता है। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा, दशहरा मेला जो कि राजस्थान की कोटा ज़िले में लगता है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों व चबूतरे पर क्या बनाया जाता है? राजस्थान राज्य में गोबर से घर की दीवारों व चबूतरे पर है एक बनाया जाता है, वो क्या बनाया जाता है? तो गोबर से बनी जो घर की दीवारें होती हैं उसके चबूतरे पर है वो पाना बनाया जाता है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? टोंक में, बूंदी में, झालावाड़ में या कोटा में? बीड़ी बनाने का जो सरकारी कारखाना है राजस्थान में, अब वो टोंक ज़िले में है। तो जो हमारा एक नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना है वो टोंक ज़िले में है। और अगला प्रश्न है, राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ पर स्थित है? कैथून में, केकड़ी में, जहाजपुर में, बांकलिया में? राजस्थान राज्य का एकमात्र जो विभीषण मंदिर है वो कैथून में स्थित है, कैथून कोटा में स्थित है। तो जो हमारा एक नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर कैथून में। और अगला प्रश्न है, मुर्दों का टिल्ला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रांगे राघव, शंभुदयाल सक्सेना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन? मुर्दों का टिल्ला नामक पुस्तक के जो लेखक है वो रांगे राघव है। रांगे राघव जिन्होंने मुर्दों का टिल्ला नामक पुस्तक है वो लिखी। तो जो हमारा एक नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने राजस्थान बीएसटीसी 2022 के लिए मॉडल पेपर किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 2022 की परीक्षा में, बीएसटीसी की परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न है वो आएंगे। तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर है वो ज़रूर से करना। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।